नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आज आप लोग के बीच फिर से एक बार आया हूँ ग्रुप डी से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए। क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो कुछ जानकारी आप लोग को भी दे दूँ। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर में तो ये आपको दिख रहा होगा, समय कम सिलेक्शन पक्की। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है कि आपके पास ग्रुप डी में समय बहुत कम है और आपको इस बार सिलेक्शन पक्की लेनी है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद से ग्रुप डी की शायद मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपके पास समय कम है और इसको इस बार सिलेक्शन को पूरी पक्की करने की रणनीति बताऊंगा। तो पहले देखिए, ये तो यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, तो सिलेबस तो सबको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन ये मैं इसलिए लिखा हूँ कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब है। ठीक है, जो कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ के आते हैं, अगर ये सब भी पढ़ लेते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर वहाँ पर जा कर के देखने को मिलेगा। तो ये सिलेबस है। देखिए, फर्स्ट नंबर में आपकी रीजनिंग है। ठीक है, जो कि आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है, सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है आपका यहाँ पर रीजनिंग का 30 मार्क्स का। दूसरे में आपका मैथ है 25 मार्क्स का। ठीक है, तीसरे में आपकी साइंस है 25 मार्क्स की और चौथे में करेंट अफेयर है 20 मार्क्स का। ठीक है, तो ये सब चारों मिला करके आपकी 100 मार्क्स की यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो ये देखिए, आपको इसमें 30 नंबर रीजनिंग और 25 नंबर आपकी मैथ है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको कि रीजनिंग नहीं आती होगी, ठीक है, या मैथ नहीं आता होगा। आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर का एक डर खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पहला नंबर है कि आपके अंदर का डर गायब होनी चाहिए। एक कॉन्फिडेंस फुल हो करके आप एग्ज़ाम में जाइए तो आप एक अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आप जितने भी है, ठीक है, आपका सिलेक्शन कन्फर्म पक्का होगा। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में जाने के बाद डर जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में डर जाते हैं कि क्वेश्चन नहीं होगा, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। यार, क्वेश्चन नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता है। बस वहाँ है कि एक इंसान के अंदर मेंटलिटी वहाँ पर बन जाती है कि उसको डर लगने लगता है कि क्वेश्चन हार्ड आ जाएगा, वो डर जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में जाइए। ठीक है, आपका सिलेक्शन इस बार कन्फर्म पक्का होगा। ठीक है, वही रणनीति मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि मेरा एग्जाम मतलब सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, वो मैं आपके अंदर की डर को निकालना चाह रहा हूँ। इसलिए आप लोग पूरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरी रणनीति पता चल जाएगी कि मेरे अंदर की क्षमता क्या है और हम इस बार इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। तो देखिए, आपका रीजनिंग जो 30 मार्क्स का है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि 25 से कम मार्क्स आएगा। यानी 25 नंबर तो आपका कन्फर्म है कि रीजनिंग से हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर में आपकी मैथ है जो कि 25 मार्क्स का है, तो 20 नंबर तो इसमें भी आ जाएगा। यानी कि 25 मार्क्स आपका रीजनिंग में और 20 मार्क्स आपके मैथ में। ये तो कन्फर्म है कि इतना तो आ जाएगा नॉर्मल से भी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग 90% स्टूडेंट जो है उसका अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये स्टूडेंट की। तो ये आपकी 45 मार्क्स यहाँ पर हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपकी रही है साइंस का। साइंस में आपको 25 मार्क्स का आने वाला है। तो 25 मार्क्स में कम से कम अगर आएगा तो 15 मार्क्स आ जाएगा इससे। ठीक है, 15 मार्क्स कम से कम इसका साइंस में आ जाएगा, क्योंकि साइंस की भी क्वेश्चन उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते, सब नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 60 नंबर, यहाँ से हो गया 3 को मिला करके। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर रोल जो निभा रहा है वो आपकी करेंट अफेयर ही निभाता है। क्योंकि रीजनिंग, मैथ और साइंस ये लगभग का अच्छा ही रहता है, मतलब अच्छा स्कोर इसमें कर लेता है। फंसता है इंसान यहाँ पर करेंट अफेयर में। इसमें जो 20 नंबर है यही इसका सबसे बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि करेंट अफेयर कहाँ से पूछ जाएगा इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, और ये बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिसके कारण होता है कि मेन जो रोल होता है यही निभा देते हैं करेंट अफेयर का। तो करेंट अफेयर भी एक बार आप अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा।
ठीक है, वो मैं बता दूंगा क्या क्या देख के जाना है। तो ये देखिए, अगर 60 नंबर आपका इधर से आ रहा, अगर 10 नंबर भी इधर आ गया, ठीक है, करंट अफेयर का, तो आपका 70 मार्क्स आ जाएगा। और 70 मार्क्स आने का मतलब हो गया कि कन्फर्म आपके रिजल्ट हो गए। कोई सी भी कैटेगरी में आप हो, आपकी 70 मार्क्स में रिजल्ट कन्फर्म होगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइज भी बाद में जाकर के होते हैं। तो अगर नॉर्मलाइज अगर 5 नंबर भी अगर होती है मिनिमम, तो आपकी 75 स्कोर हो जाएगी और ये आपका इसमें सिलेक्शन कन्फर्म होगा। ठीक है, 75 76 ये इतना मार्क्स आ रहा है तो समझ आइए कन्फर्म कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार उतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस बार स्टूडेंट कम है। आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया, अगर जो वो वीडियो नहीं देखे तो जा कर के उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसमें जा कर के आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो है आपका इस बार 75 अच्छी मार्क्स हो जाएगी, क्योंकि पिछले बार तो ज़्यादा कट ऑफ चल गई थी, लेकिन इस बार क्या है कि आपकी कट ऑफ कमेगी, क्योंकि स्टूडेंट कम होते जा रहा है इस बार, मतलब इस पिछले बार की तुलना में इस बार कम है। तो आप देखिए रीजनिंग में जो मेजर चीज़ है, ठीक है, जो क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको कम समय में बता देता हूँ। पहला नंबर है कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इसको हर हाल में पढ़ के जाना है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन जो है इसको हर हाल में आपको रीजनिंग का पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपकी रहती है ग्रुप डी में। ठीक है, आप ग्रुप डी या एनटीपीसी किसी में भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का एक अच्छा खासा रोल रहता है। तो जिसका वीक है कम से कम ये देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आ रही है, तो 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बड़ी मायने रखती है इस चीज़ के लिए। दूसरा नंबर है सिलोजिज्म, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। ये सब कन्फर्म वाला जितना चीज़ यहाँ मैं बता रहा हूँ ये सब कन्फर्म आने वाली चीज़ है। ठीक है, इसे सिलेबस तो इसकी बहुत लंबी है, अब उतना तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मतलब मेजर है जो जिसमें कि कन्फर्म है कि ज़्यादा इसका वेटेज रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सब मैं यहाँ बता देता हूँ। तो ये सिलोजिज्म है, इसको पढ़ के जाइएगा आप लोग। जो आप लोग बोलते हैं सभी कुछ है, कुछ ये है, ठीक है ना, सभी घर पौधे हैं, कुछ पौधे शेर हैं, तो इस टाइप की जो है सिलोजिज्म वो आप पढ़ के जाइएगा। तीसरा नंबर है रिलेशनशिप, इसमें भी कौन सी ब्लड वाली। ठीक है, आप लोग ब्लड रिलेशनशिप 1 नंबर कन्फर्म आएगा। ठीक है, वो आप जिससे भी दे दे, किसी के आदमी को दे देगा कि उसकी मम्मी की बुआ की बेटी का बेटा क्या लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो ये आपको ब्लड रिलेशनशिप एक बार देख के जाइए। कम से कम ये अगर 3 देख लिए तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपका ये 3 से ही रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर में आपका मैथ में आ जाते हैं टाइम एंड वर्क, सबसे बड़ा टॉपिक टाइम एंड वर्क, इससे 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म रहती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बहुत बड़ी टॉपिक है। ठीक है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपका कन्फर्म रहेगा। परसेंटेज, इससे भी आपकी क्वेश्चन बन जाती है, 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म इससे भी रहेगी। ठीक है, CISI, ये इसको BBI कर लीजिए, ये एकदम हर हाल में एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, या तो CI का क्वेश्चन रहे या तो SI का क्वेश्चन रहे। अलजेब्रा, मेंसुरेशन, LCM, HCF, ये जितना भी है ये सब मिला करके कम से कम आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। ये टोटल टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CISI, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, LCM और HCF, ये सब मिला करके कम से कम आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला है। अगर अभी भी जिसको कि लग रहा है कि मेरा मतलब ये कमज़ोर पॉइंट है, तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये सब का क्वेश्चन अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरे में आपका आता है साइंस आता है। तो साइंस में आपका फिजिक्स है। ठीक है, तो इतनी जगह मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यहाँ लिख दिया। तो फिजिक्स में जो है आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसको 3 सब्जेक्ट को मिलाकर आपका 25 मार्क्स ये देने वाला है। इसमें एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सब एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका 3 सब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप इसका ओवरव्यू सिर्फ एक बार देख लिया। जो बड़ी बड़ी टॉपिक हो, जैसे लाइट वगैरह हो गई है, ठीक है, मैग्नेट वगैरह, चुंबक वगैरह जो हो गई है, वो सब आप एक बार देख लीजिएगा। विद्युत धारा वगैरह जो है, ये सबसे क्वेश्चन इसकी आती है, तो ये सब आप देख करके जाइएगा। दूसरा नंबर है केमिस्ट्री। ठीक है,
केमिस्ट्री में कुछ भी याद हो ना हो, पीरियोडिक टेबल कन्फर्म याद करके जाइएगा, पूरा उसको पूरा रट लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल से आप पिछला अगर ग्रुप डी उठाते हैं, आप उसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आया है, मिनिमम एक क्वेश्चन, और मैक्सिमम 2-3 ऐसे करके आ रहा था। तो पीरियोडिक टेबल कम से कम देख के जाइएगा इसको, ठीक है। वही जो पूरा आपका है, कभी पूछ देगा फेरस मतलब लोहा का जो है आपका संयोजकता कितना होता है, ठीक है, उसकी परमाणु संख्या क्या होती है, यही सब क्वेश्चन आपका वहाँ पर बनेगा। तीसरा नंबर आपका बायो भी बहुत बड़ी चैप्टर है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ अभी देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पर, समय कम सिलेक्शन पक्के। इसका मतलब है कि आपको कम समय में, ठीक है, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। जो आपकी वीक है वो चीज़ को आप डिनोट कर लीजिए, और उस चीज़ को आप जा कर के थोड़ी सी फोकस वहाँ पर करके आप उसको स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में भी जो मेजर टॉपिक है उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात रही यहाँ करेंट अफेयर की। देखिए इसमें करेंट अफेयर बहुत बड़ी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ ना पढ़िए, लेकिन इसको पढ़ के जाइएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। नहीं तो आप इस बार अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए होंगे या कोई दिया होगा तो आप उससे पता कर लीजिएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा एग्ज़ाम ना होगा, कोई ऐसा शिफ्ट ना होगा जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, ठीक है। तो ये टीसीएस जो है उसकी पैटर्न है, वो जब क्वेश्चन पूछता है तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, वो बस उसी पैटर्न पर वो पूछेगा। एक बार अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन उठा लिया तो बस आप उसी को बेस बना लीजिए और समझिए कि कन्फर्म उससे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाइएगा, इस बार इसका अच्छा रोल रहा था। दूसरा नंबर स्पोर्ट्स, ये तो मोस्ट VVI है, इससे क्वेश्चन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अभी जैसे देखिए फीफा का वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, ओलंपिक कहाँ हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल कब होगा, कहाँ होगा, किसने जीता था, ठीक है। IPL होने वाला है वो, फिर पिछले साल वाली IPL, मतलब हर स्पोर्ट का हर पार्ट जो है आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरा नंबर में आपकी पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स करने का मतलब राजनीतिक हो गया। अब राजनीति से आपकी क्वेश्चन जो है बनती है, जैसे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर आपको पॉलिटिक्स, अगर कोई नेता मर जाता है, जैसे अरुण जेटली अभी चले गए, सुषमा स्वराज चली गई, तो वो वहाँ पर क्या पूछेगा कि सुषमा स्वराज किस पार्टी से थी, ठीक है। बस यही सब क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटिक्स में बन जाता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि किसी की नियुक्ति हो जाती है, मतलब सिलेक्शन जिसका होता है, कोई सेनाध्यक्ष अगर चेंज हुआ है तो वो यहाँ पर पूछ देगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आपकी इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपके GDP क्या रही है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनती है इसकी। GDP में भी मतलब फर्स्ट तिमाही में कितने % की वृद्धि हुई है, सबसे लोवेस्ट GST किस देश का है, तो ये सब आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन जाती है। तो ये करेंट अफेयर आप पूरी अच्छी तरह से देख करके जाइएगा, ठीक है। और ये साइंस, बस 2 चीज़ आप सही कर लीजिए, बाकी ये रीजनिंग और ये मैथ तो सबकी अच्छी रहती है। साइंस और करेंट अफेयर आप अच्छे से एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि इस बार जो अभी NTPC का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें साइंस बिल्कुल हटा दिया गया। तो लोग बहुत सारे सोच रहे हैं कि साइंस नहीं पूछेगा ग्रुप डी में, ऐसी बात नहीं है। देखिए NTPC जो है, ठीक है, ये नॉन टेक्निकल है, इसमें नॉन टेक्निकल की बात किया गया है। तो ये नॉन टेक्निकल में फिर साइंस का क्या ज़रूरत पड़ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि GS को हटा करके GK पूछा जा रहा था यहाँ पर, ठीक है। इसमें साइंस बहुत कम पूछा जा रहा था, NTPC के एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आ रहा था, बाकी नहीं के बराबर ही इसमें आ रहा था। क्या आ रहा था, GK आ रहा था। अब लड़के लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें भी ग्रुप डी में भी साइंस ना आएगा, तो ये गलत भ्रम है। अगर इस भ्रम में कोई है तो वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि इसमें साइंस जो है आपकी कन्फर्म रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और लास्ट में ये आपका करेंट अफेयर है, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो बस यही इसकी पूरी सिलेबस थी, और बाकी का और आगे अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको और अच्छी तरह से इसको बता दूंगा कि और क्या क्या आगे पढ़ना है, क्योंकि अब समय भी बहुत कम बचा है, 1 से 1.5 मंथ, मिनिमम 1 मंथ है।
तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और बीच बीच में मैं वीडियो लेकर के आते रहूँगा, ठीक है। तो आज की सेवा के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ शेयर मेरे वीडियो को थोड़ी लाइक वगैरह भी कर दीजिए और थोड़ी शेयर कर दीजिए। बाकी मैं आपके बीच में हमेशा बना रहूँगा। धन्यवाद।